बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 1 भारतीय राजनीतिक परंपरा की विशेषताएं, धर्म, राजधर्म, नीतिशास्त्र, दंड नीति, मत्स्य न्याय और गणसंघ। दोस्तों, भारत एक प्राचीन देश है। यहाँ का समाज प्राचीन है, लेकिन यहाँ की जो राजनीति है वो आधुनिक है। अब क्यों आधुनिक है, ये हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आधुनिक राजनीति भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत और खासकर महाभारत का शांति पर्व, इनमें देखी जा सकती है। साथ ही भारत के जो प्राचीन दार्शनिक हैं जैसे कौटिल्य, मनु, शुक्राचार्य और भीष्म, इनके विचारों में भी राजनीतिक परंपरा का उल्लेख मिलता है। इन प्राचीन ग्रंथों और दार्शनिकों के विचारों में धर्म, राजधर्म, नीतिशास्त्र, दंड नीति, गणसंघ और मत्स्य न्याय के बारे में गंभीर मतलब एक डीप डिस्कशन मिलता है। अब सबसे पहले आता है धर्म। धर्म क्या है? धर्म ध्री धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है धारण करना। हिंदू समाज में भी धर्म की मान्यता इसी तरह से है कि धारणात धर्म माहु, यानी धारण करने के कारण ही किसी वस्तु को धर्म कहा जाता है। धारण करने को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे अग्नि में जलन होती है, मतलब आग में जलन होती है, यानी अग्नि ज्वलनशीलता को धारण करती है, तो अग्नि का धर्म ये ज्वलनशीलता ही है। इंग्लिश में धर्म को रिलीजन कहते हैं। रिलीजन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों री और लीगर से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में टू बाइंड बैक, और हिंदी में इसका मतलब होता है संबंध स्थापित करना। यानी इस तरह से धर्म वो है जो पारस्परिक संबंध स्थापित करता है। अब इसी बात को गिस्बर्ट ने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया और इससे कहा कि धर्म दोहरा संबंध स्थापित करता है, पहला मनुष्य और ईश्वर के बीच, और दूसरा ईश्वर की संतान होने के कारण मनुष्य और मनुष्य के बीच। दोस्तों, ध्री धातु से धर्म का मतलब अभी हमने देखा धारण करना, लेकिन क्या धारण करना? तो अपने कर्तव्यों के द्वारा स्वयं और समाज के हित में गुणों को धारण करना धर्म कहा जा सकता है। अब ये क्या गुण हैं ये देखते हैं। धृति, क्षमा, दामो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। धृति यानी धैर्य, क्षमा यानी अपना अपकार करने वाले का भी उपकार करना, यानी जो हमारे साथ गलत करे उसके साथ भी अच्छा करना। दम, हमेशा संयम यानी पेशेंस के साथ धर्म में लगे रहना। अस्ते, चोरी ना करना। शौच, भीतर और बाहर की पवित्रता, यानी तन और मन दोनों की पवित्रता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को हमेशा धर्माचरण में लगाना, यानी अच्छे कामों में लगाना। धी, अच्छे कामों से बुद्धि को बढ़ाना। विद्या मतलब यथार्थ यानी वास्तविक ज्ञान लेना। सत्यम, हमेशा सत्य का आचरण करना। अक्रोध यानी क्रोध को छोड़कर हमेशा शांत रहना, मतलब गुस्सा ना करना। दशकम, धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। अब हमने धर्म के लक्षण देख लिए, धर्म शब्द की व्याख्या देख ली। अब देखते हैं धर्म की विशेषताएं। पहली विशेषता, ईश्वरीय दिव्य शक्ति में विश्वास। धर्म की पहली विशेषता यह है कि यह ईश्वरीय शक्ति में विश्वास पर आधारित है। दूसरी विशेषता, चरित्र निर्माण में विश्वास, यानी चरित्र को दिव्य मानते हुए एक अच्छा चरित्र। तीसरा, सामाजिक जीवन में पवित्रता। धर्म सामाजिक जीवन में पवित्रता लाता है और पवित्र और अपवित्र मूल्यों में अंतर करते हुए धर्म सामाजिक जीवन और व्यक्ति के जीवन में सार्वभौमिक संस्कार लाने की कोशिश करता है। चौथा, एक आध्यात्मिक सैद्धांतिक व्यवस्था। धर्म में केवल आध्यात्मिक विश्वास ही नहीं है, बल्कि इन आध्यात्मिक विश्वासों को बहुत से सिद्धांतों के द्वारा या बहुत से सिद्धांतों के रूप में इस तरह से विकसित किया जाता है जिससे ईश्वरीय दिव्य शक्ति के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो और ज्यादा दृढ़ और स्थायी बन सके। पांचवा, आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित है ये। छठा, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है कि प्रत्येक समाज में धर्म के अपने अलग अलग मूल्य और मान्यताएं होती हैं। सातवां, नैतिकता के रूप में धर्म। धर्म कर्तव्य पालन में निहित है और रामचरितमानस के कई प्रसंगों में कर्तव्य पालन को ही धर्म माना गया है, इसलिए धर्म नैतिकता का स्रोत है। वही व्यक्ति नैतिक है जिसमें धर्म की भावना है। आठवां, मूल्यों पर आधारित समाज व्यवस्था। समाज में धर्म को मूल्य और भावनाओं के आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है। तर्क और विवेक का धर्म में कोई स्थान नहीं होता। नौवां, आंतरिक भावनाओं के रूप में धर्म। जब धर्म को विशेष संप्रदाय का स्वरूप माना जाता है तो ऐसे में अंध धार्मिक भावना भी उसमें जागृत होने लगती है। यह आवश्यक तो नहीं है कि हाँ ऐसा होगा ही, लेकिन हाँ इसकी संभावना बनी रहती है। 10वां, आराधना और संस्कारों की निश्चित व्यवस्था। धर्म को जब विशेष संप्रदायों के रूप में देखा जाता है तो इसमें अलग अलग पूजा आराधना की पद्धतियां, पवित्र आचरण और तरह तरह के कर्मकांड होते हैं। ये सब धार्मिक क्रियाओं के अलग अलग रूप होते हैं। मतलब जैसे आज के हिसाब से देखें तो हर धर्म के अलग तरह के रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताएं होती हैं, वही सब। अब धर्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। जीवन के अंतिम सत्य यानी
मोक्ष को प्राप्त करने में धर्म ही साधन बनता है। वेदों में जिन कर्मों को करने के लिए प्रेरणा दी गई है वो कर्म धर्म कहलाते हैं, और जिनको त्यागने के लिए कहा गया है वो अधर्म है। जिस तरह अग्नि का धर्म ज्वलनशीलता है, उसी तरह मनुष्य का धर्म मानव धर्म है। तो दोस्तों, यहाँ हमने धर्म शब्द का मतलब देखा, धर्म के लक्षण देखे और इसकी विशेषताएं देखी। अब धर्म से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं राजधर्म पर। राजधर्म का अर्थ है राजा का धर्म। राजधर्म समाज को मार्गदर्शन प्रदान करता है ताकि समाज में शांति व्यवस्था स्थापित हो और मानव का मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक कल्याण हो सके। राजवर्ग यानी शासक वर्ग को देश का संचालन कैसे करना है, इस विद्या का नाम ही राजधर्म है। राजधर्म की शिक्षा के मूल वेद हैं, यानी वेदों से राजधर्म की शिक्षा के बारे में पता चलता है। न्याय, नीति, धर्म, विवेक, वैराग्य और भक्ति, इन सब के बारे में वेदों से शिक्षा मिलती है। और मनुस्मृति, शुक्र नीति, महाभारत के विदुर प्रजागर पर्व और शांति पर्व और चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, इन सब में भी राजधर्म की बहुत सी व्याख्याएं की गई हैं। सबसे उत्तम राजधर्म का पालन राजा राम ने किया था। चाणक्य के राजधर्म की अवधारणा की बात करें तो अर्थशास्त्र में चाणक्य लिखते हैं, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजा नाम च हिते हितम नात्म प्रियम प्रियम राज्ञः प्रजा नाम तु प्रियम प्रियम। यानी प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा का अपना प्रिय कुछ भी नहीं है, प्रजा का प्रिय ही राजा का प्रिय है। मनुस्मृति में राजधर्म की अवधारणा की बात करें तो मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म की चर्चा की गई है। मनुस्मृति में राजा के राजधर्म के विषय में कहा गया है कि राजा के बिना इस श्लोक में चारों ओर भय यानी डर का वातावरण रहता है, जिसके कारण व्याकुलता फैलती है। इसमें बताया गया है कि राजा को अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए और उसके जो साथी सभासद होते हैं वो भी श्रेष्ठ पुरुष होने चाहिए। महाभारत में जो राजधर्म के बारे में बताया गया है उसकी बात करें तो इसमें भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जिन गुणों से राजा प्रगति कर सकता है वो गुण 36 हैं, मतलब उनकी संख्या 36 है। महाभारत के इस शांति पर्व में राजनीति यानी राजधर्म के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अलावा पूरे महाभारत में ही राजधर्म के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ पर भी युधिष्ठिर को समझाते हुए भीष्म पितामह बताते हैं कि राजा को साहसी होना चाहिए, लेकिन उसका साहस निष्ठुर ना हो, मतलब उसे मर्यादा में भी रहना चाहिए। मर्यादा में ही रहते हुए उसे प्रजा से अर्थ संग्रह करना चाहिए। दुष्ट लोगों के साथ में उसे कभी मेल मिलाप नहीं करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जांच पड़ताल किए बिना किसी व्यक्ति को कभी दंडित नहीं करना चाहिए। विद्वानों को अपने राज्य का गौरव माने और ईमानदारी से धन पाने की इच्छा करे। दोस्तों, प्राचीन मान्यता में राजा में ईश्वरकांश देखा जाता था। महाभारत के भीष्म पर्व में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि नराणाम च नराधिपः, अर्थात मनुष्य जाति में राजा तो मैं ही हूँ। इसका मतलब है कि राजा मनुष्य जाति में से ही एक होता है, बस उस पर ईश्वर की छाप होती है, या कहें कि ईश्वरीय कृपा होती है। सभी धर्मों में राजधर्म को प्रधान माना गया है क्योंकि उसके द्वारा सभी वर्णों का पालन होता है। अब चलते हैं नीति शास्त्र पर। नीति शास्त्र दर्शन की एक शाखा है जिसे व्यवहार दर्शन, नीति दर्शन, नीति विज्ञान और आचार शास्त्र भी कहते हैं। नीति शास्त्र मानव में सही निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है। नीति शास्त्र नैतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है, कर्मों या आचरणों का अध्ययन भी करता है, इसलिए इसे आचार शास्त्र भी कहते हैं। नीति शास्त्र को अंग्रेजी में एथिक्स कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द एथिकोस से हुई है। इसमें समाज में या समाज के उचित और अनुचित मानवीय कृत्यों और आचरण का अध्ययन किया जाता है। ये हमें उचित आचरण की शिक्षा देता है जिससे अच्छा मनुष्य बना जा सके। दोस्तों, भारतीय दर्शन में नीति शास्त्र की बात करें तो शुरुआत में भारत में धर्म और दर्शन के बीच कोई अंतर नहीं था, इसीलिए भारतीय दर्शन ने धर्म के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाकर रखा है। भारतीय नीति शास्त्र की यह भी विशेषता है कि यह प्राचीनतम नीति शास्त्रीय विद्या है। भारतीय नीति शास्त्र का दृष्टिकोण मानवीय है। क्षमा को परम धर्म मानना इसका एक उदाहरण है। भारतीय नीति शास्त्र में सिद्धांत और व्यवहार दोनों का समन्वय है। इसका मतलब यह है कि भारतीय नीति शास्त्र में मोरल वैल्यूज यानी नैतिक अवधारणाओं को केवल सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें जीवन में उतारने का एक सार्थक प्रयास किया जाता है। नीति शास्त्र और राजनीति दोनों की अगर एक साथ बात करें तो प्लेटो और अरस्तु राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग नहीं समझते थे। फॉय ने भी इस पर यह कहा है कि जो चीज नैतिक दृष्टि से गलत है वो राजनीतिक दृष्टि से कभी ठीक नहीं हो सकती। इस बात का उदाहरण हमें ये देखने को मिलता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून का एक बहुत बड़ा भाग अंतरराष्ट्रीय नैतिकता पर आधारित है और भारत और आयरलैंड के संविधानों में भी राजनीति के निर्देशक तत्व राजनैतिकता के ही सिद्धांत कहे जा सकते हैं। और लॉर्ड एक्टन ने इस पर कहा है कि नीति शास्त्र के अध्ययन के बिना राजनीति का अध्ययन व्यर्थ है। लेकिन 14वीं शताब्दी में मैकेलवी ने राजनीति को नीति शास्त्र से अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य से संबंधित विषय है, जबकि नीति शास्त्र आचरण से संबंधित विषय है। अब बात करते हैं दोस्तों दंड नीति की। दंड नीति
अपराध करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करना राज्य का एक आवश्यक कार्य है। दंड एक सामाजिक व्यवस्था है और इसके द्वारा अपराधी को समाज के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश की जाती है। विधि की परिभाषा में भी दंड की संकल्पना निहित है। विधि एक बाध्यकारी आदेश होता है, इसका पालन न करने वाला व्यक्ति दंड का भागी होता है। दंड के उद्देश्य। बेंथम के अनुसार दंड का एक उद्देश्य भविष्य में होने वाले अपराधों को यानी भावी अपराधों को रोकना भी है। संक्षेप में दंड के उद्देश्यों की बात करें तो पहला, अपराधी किए गए अपराध के लिए दंड का अधिकारी है जो उसे मिलना ही चाहिए। दूसरा, दंड द्वारा समाज में नैतिक वातावरण उत्पन्न होता है। तीसरा, दंड द्वारा मनुष्य की असामाजिक प्रवृत्तियों पर प्रतिबंध लगता है। चौथा, दंड का उद्देश्य समाज में भावी अपराधों को रोकना है, मतलब आगे होने वाले अपराधों को रोकना है। पांचवा, दंड का उद्देश्य अपराधी में सुधार करना है। और छठा, दंड का उद्देश्य विधि के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना है। अब इस दंड के लिए कुछ और बातें भी हैं, जैसे दंड कैसा और कितना होना चाहिए। तो दंड व्यवस्था के ये बुनियादी तत्व हैं कि पहला, दंड अपराध से कम या अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब जितना अपराध किया है उसके हिसाब से ही दंड होना चाहिए। दूसरा, दंड परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। तीसरा, दंड देते समय अपराध के ध्येय को, मतलब अपराध का जो ऑब्जेक्टिव था उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। चौथा, दंड विवेक रहित नहीं होना चाहिए, मतलब दंड लॉजिकल होना चाहिए। पांचवा, दंड अमानवीय नहीं होना चाहिए। छठा, दंड पक्षपात रहित होना चाहिए, मतलब दंड में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर दो लोगों ने एक सा अपराध किया है तो उन्हें दंड भी एक सा ही मिलना चाहिए। सातवां, दंड व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो अपराधी की नैतिक प्रवृत्तियों को जगाकर उसे सही मार्ग पर लाने का कार्य करें। मत्स्य न्याय, ये मान्यता कि छोटों को बड़े या कमजोरों को शक्तिशाली उसी तरह से खा जाते हैं या नष्ट कर देते हैं जिस तरह से बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, इसे मत्स्य न्याय कहते हैं। इससे अराजकों या आतताइयों के राज्य का बोध होता है। मत्स्य न्याय में कोई नियम, सिद्धांत, कानून, व्यवस्था, अधिकार नहीं होते। इसका केवल इतना ही नियम होता है कि शक्तिशाली जीवित रहेगा और कमजोर मारा जाएगा। इसे प्राकृतिक न्याय या जंगल का न्याय या शक्तिशाली का हित सर्वोपरि का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर एक साथ दो पौधे आसपास लगे हों और उनमें एक कमजोर हो और एक शक्तिशाली, तो जो शक्तिशाली वाला पौधा होता है वो कमजोर पौधे के हिस्से का खाद और पानी भी अपनी तरफ खींच लेता है और धीरे धीरे वो और बड़ा होकर उसकी भूमि को भी हड़प लेता है। इस तरह से शक्तिशाली पेड़ ही बाद में बचता है और कमजोर पेड़ जो होता है वो नष्ट हो जाता है, और ये ही जंगल का न्याय है। आधुनिक समय में डार्विनवाद के रूप में ये सिद्धांत प्रचलित हुआ है। चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगर आपके पास में बायोलॉजी रही होगी तो आपने ये चार्ल्स डार्विन का जो ये सिद्धांत था ये पढ़ा होगा। डार्विन के अनुसार जो भी जीव खुद को वातावरण के अनुसार अनुकूल कर लेता है वही जीव अपना अस्तित्व कायम रख पाता है। दोस्तों, मनुस्मृति, महाभारत, शुक्र नीति, अथर्ववेद, इन सभी में यही वर्णन किया गया है कि जहां पर राजा नहीं होता, मतलब कोई नियंत्रक नहीं होता, वहां पर यही जंगल का न्याय चलता है। इन ग्रंथों में बिना राजा के होने वाली अराजक दशा के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इसके अनुसार पहले मनुष्य बिना राजा के रहते थे, लेकिन वहां पर मत्स्य न्याय का सिद्धांत ही प्रचलन में था। आचार्य चाणक्य भी लिखते हैं कि मत्स्य न्याय से विवश हुई प्रजा ने वैवस्वत मनु को अपना राजा बनाया और अपने उपज का 6वां भाग और व्यापार से प्राप्त आय का 10वां भाग और सोने की आय का कुछ भाग उन्हें देने की व्यवस्था करी। इसके बदले में राजा ने उनकी सुरक्षा और कल्याण का उत्तरदायित्व संभाला। दोस्तों, मत्स्य न्याय की स्थिति को समाप्त करके समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए दंड को एक आवश्यक कारक माना गया है। महाभारत में भी कहा गया है कि यदि दंड धारक राजा पृथ्वी पर ना हो तो शक्तिशाली कमजोर का भक्षण उसी तरह से करेंगे जिस तरह से जल में बड़ी मछली छोटी मछली का भक्षण करती है। मत्स्य न्याय को समाप्त करने की शक्ति केवल मानव जाति में होती है। शास्त्रों में भी इसे ही राजधर्म कहा गया है जो मत्स्य न्याय को समाप्त करता है और सभी को बराबरी का हक देता है, क्योंकि यही न्याय का सभ्य तरीका है। गण संघ। गण का मुख्य अर्थ है समूह पर आधारित और गणराज्य का अर्थ है समूह के द्वारा संचालित राज्य। महाभारत के शांति पर्व के 107वें अध्याय में इसके बारे में बताया गया है कि गण अपनी सफलता पूर्वक पर राष्ट्र नीति के लिए, धनपूर्ण राजकोष के लिए, सदा प्रस्तुत रहने वाली सेना के लिए, युद्ध निपुणता के लिए, सुंदर राज नियमों के लिए और अपनी सुव्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। प्राचीन काल में दो ही प्रकार के राज्य हुआ करते थे, राजाधीन और गणाधीन। मतलब एक वो जिन पर राजा शासन करता था और दूसरे वो जिन पर समूह के द्वारा शासन किया जाता था। बुद्ध के युग के जो गणतंत्र थे वो दुनिया के सबसे प्राचीन मौजूदा राज्य थे। इसलिए भारत ही एक ऐसा देश है जहां प्राचीन समय में संविधान के गणतांत्रिक रूप के साथ प्रथम प्रयोग किया गया था। दोस्तों, आपको याद होगा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि भारत एक प्राचीन देश है, यहाँ का समाज प्राचीन है लेकिन राजनीति आधुनिक है, तो इसीलिए इसको आधुनिक राजनीति कहा गया है। भारतवर्ष में गणराज्यों का सबसे ज्यादा विस्तार वाहिक प्रदेश
यानी आधुनिक पंजाब में हुआ था। यहाँ पर क्षुद्रक और मालव 2 गणराज्यों का विशेष उल्लेख मिलता है। इन्होंने यवन आक्रांता सिकंदर को कड़ी टक्कर दी थी और मालवों के बाण से तो सिकंदर घायल भी हो गया था। सिंध प्रदेश में भी कई गणों का वर्णन मिलता है, जिनमें मुचकर्ण, ब्राह्मणक और शूद्रक मुख्य थे। इन्हीं गणराज्यों में से एक मौर्य गणराज्य के प्रतिनिधि चंद्रगुप्त और उसके मंत्री चाणक्य ने इनके उन्मूलन की नीति अपनाई। तिरहुत से लेकर कपिलवस्तु तक भी गणराज्यों का एक छोटा सा गुच्छा गंगा से तराई तक फैला हुआ था। लिच्छवियों का गणराज्य इनमें से सबसे शक्तिशाली था। उसकी राजधानी वैशाली थी। ऐतिहासिक प्रमाणों के मुताबिक भी ईसा से लगभग 6ठी सदी पहले वैशाली में ही दुनिया का पहला गणतंत्र यानी गणसंघ स्थापित हुआ था। लिच्छवियों का संबंध हिमालय क्षेत्र की लिच्छ जनजाति से था। तो इस तरह एक नई प्रणाली ने जन्म लिया जिसे हम गणतंत्र कहते हैं और इससे आज दुनिया के ज्यादातर देशों ने अपनाया है। और जिसकी बात अभी हमने करी यानी वैशाली को कुछ इतिहासकार गणतंत्र का मक्का भी कहते हैं। गणराज्यों की शासन व्यवस्था को देख लेते हैं। पहले नंबर पर आती है इसमें सभा, यानी गणराज्यों की जो शासन व्यवस्था थी वो सभा पर आधारित थी। प्रशासन की वास्तविक शक्ति सभा में निहित थी। सभा के सभी छोटे बड़े सदस्य समान रूप से समस्याओं का समाधान करते थे। सभा का एक अध्यक्ष भी होता था जिसे राजा कहते थे और इस राजा का चुनाव किया जाता था। इस चुनाव में प्रस्ताव को 3 बार दोहराने की प्रथा थी और ये राजा एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता था। दूसरे नंबर पर आता है राजा। अब राजा के विषय में विद्वानों में थोड़ा सा मतभेद है क्योंकि एक साथ ही अनेक राजाओं का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए लिच्छवी गणराज्य में 7707 राजाओं का उल्लेख मिलता है। अब इसका जो निष्कर्ष निकाला जाता है उसमें यह माना जाता है कि प्रत्येक गणराज्य में छोटे छोटे राज्य होते थे जो सभा के सदस्य होते थे, लेकिन इस सभा का प्रधान जिसे कि निर्वाचित किया जाता था गणतंत्र का प्रमुख राजा होता था। तीसरे नंबर पर आती है सामंत प्रथा। जैसा कि अभी हमने देखा बौद्ध साहित्य के अनुसार वैशाली नगर में शासन के लिए सदैव 7707 राजन रहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक राजा एक सामंत था जिसके पास कुछ जमींदारी थी, जिसके प्रबंध के लिए वो सेनापति, भंडारिक आदि रखता था। तो इस तरह जमींदारी की सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था आदि का इंतजाम सामंत स्वयं करता था। कोलीय गणराज्य में इस तरह की पुलिस का उल्लेख मिलता भी है और पुलिस का जो उच्चतम अधिकारी होता था वो युद्ध के समय पर सेनापति बन जाता था। प्रत्येक सामंत जमींदारी की आय यानी इनकम को एकत्रित करने के लिए भंडागारिक नाम का अधिकारी रखता था। चौथे नंबर पर आती है सभा की कार्यकारिणी, यानी कानून और नियम आदि को कैसे बनाया जाता था। तो इस पर डॉक्टर घोषाल का कहना है कि गणराज्य की सभा में विषय को प्रस्ताव के रूप में रखा जाता था जो कि 3 बार दोहराया जाता था। विरोध ना होने पर उसको सबकी सहमति से स्वीकार माना जाता था और अगर कोई उसका विरोध करता था तो उस पर विचार करने के लिए उसे एक समिति को सुपुर्द कर दिया जाता था, मतलब एक समिति को सौंप दिया जाता था। समिति जब अपना फैसला ले लेती थी, मतलब जब उस पर विचार कर लेती थी, तो उसे फिर से सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता था और इस विषय पर मत लेने में अध्यक्ष का यानी राजा का भी पर्याप्त हस्तक्षेप रहता था। अब 5वें नंबर पर आती है न्याय व्यवस्था। तो महापरिनिर्वाण सुत की बुद्ध घोष द्वारा की गई टीका में वज्जियों की न्याय व्यवस्था के बारे में पता चलता है। इस गणतंत्र में 7 न्यायालय थे जो कि ये थे और प्रत्येक अपराधी पर क्रमानुसार 7 न्यायालयों में विचार किया जाता था और हर न्यायालय को अधिकार था कि अगर वो अपराधी को निर्दोष पाती है तो वो उसे मुक्त कर दे और दोषी पाए जाने पर उसे अपने से ऊपर वाले न्यायालय में भेज दे। अपराधियों को इस तरह से दंड राजा के द्वारा ही दिया जाता था। अब इन गणराज्यों के जो पतन के कारण थे वो क्या थे? तो पहला था पारस्परिक फूट, दूसरा आवश्यक बातों को गुप्त ना रखना, तीसरा गणतंत्रों में सामंतवाद के कारण जनता में स्वराज्य शासन की भावना लुप्त होने लगी और जब जनता स्वराज्य को महसूस ही नहीं कर पा रही थी तो जनता के लिए कोई फर्क नहीं रह गया था एक राजतंत्रीय राज्य में और एक इस तरह के राज्य में। चौथा न्याय व्यवस्था। ये व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी लेकिन इसमें बहुत ज्यादा विलंब होता था, तो संभव है कि इस लंबे प्रोसीजर से जनता त्रस्त हो गई हो। 5वां बाह्य कारण, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सभी गणराज्यों को समाप्त कर अपनी साम्राज्यवादी नीति के द्वारा भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करी, तो इसमें गणराज्य समाप्त हो गए थे। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, भारतीय राजनीतिक परंपरा की विशेषताएं। और वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट वाला सेक्शन जरूर चेक कर लेना।